स्वागत है आप सबका। आज प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द से संबंधित प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? तो एक एक पर हम विचार करते चल रहे हैं ताकि अध्ययन जो है वह विस्तृत हो सके। तो अकथ, अब कथ में अ जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें अ उपसर्ग है। अभेद, भेद में अ जुड़ा हुआ है। ठीक। अचूक, चूक में अ जुड़ा हुआ है। इसका सही उत्तर है अनुज। अब अनुज में हम देखेंगे तो अनुज है यह, अब ध्यान देंगे। अनुज में अनुज है। अब अनुज, अब इसका मतलब क्या हुआ? अनुज का मतलब क्या हुआ? तो अनुज का मतलब हुआ अनुज। अब ज जो है उपपद है, ज जहां जुड़ जाए तो उसका अर्थ निकाला जाता है जन्म लेना, उत्पन्न होना। तो अनुज, अनु माने पीछे अर्थ लगाते हैं, अनुपसर्ग है। तो जो बाद में यानी पीछे जन्म लेता है उसे अनुज कहते हैं। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। ठीक, आगे बढ़िए। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अब हम एक एक पर विचार करते हैं। अधि, अध, अध्य, अधि। तो सही, यहां ध्यान दीजिए आप, डी को लेकर चले तो अधि कोई उपसर्ग नहीं है। अध्य लेकर चले, यह भी कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक, यह वास्तव में अध्यक्ष जो है वह अधिधन अक्ष से बना है। अधिधन अक्ष, यहां यण संधि हुई है। अब ई का य बना हुआ है इसलिए अध्यक्ष। ठीक, यहां सही विकल्प है अध्यक्ष। बी भी सही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? सन, सम, स, सत। ठीक, कहीं भ्रमित होकर के आप सन उपसर्ग न लगा देना। ठीक, यह कोई उपसर्ग है ही नहीं, यह किसी उपसर्ग में नहीं आता। इसमें सही है सम उपसर्ग। ठीक, सम। स उपसर्ग भी नहीं है, यह भी सही नहीं है। सत उपसर्ग भी इसमें नहीं है। दरअसल यह बना कैसे है? यह बना है सम धन ग्राम। ध्यान देंगे, समधन ग्राम। जब यह जुड़ता है तो म, यह नियम है कि अनुस्वार, ये म जो है वह अपने पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार हो जाता है, यानी संग्राम, ऐसे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? अब शब्दों को देखना चाहिए किस शब्द में वास्तव में लगे हुए हैं प्रत्यय। तो सावधान शब्द होता है और उसमें उससे सावधानी बना है, तो सावधान में ई जुड़ा है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आप भ्रमित होकर नी न लगा दीजिए, धानी नहीं। धानी तो कोई प्रत्यय ही है ही नहीं। ठीक, आनी भी इसमें नहीं है क्योंकि सावध के बाद आनी जुड़ेगा, तो सावध का कोई अर्थ नहीं है। अगर सावधि हो तो उसका अर्थ निकलता है, लेकिन सावध का कोई अर्थ नहीं है। ठीक, इसलिए विकल्प सी सही होगा इसमें। पांचवा, धातु के अंत में जोड़े जाने वाला प्रत्यय है। अब धातु या क्रिया के अंत में जो जोड़ा जाता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक, और ये जो क्रिया द्योतक प्रत्यय हैं या तद्धित प्रत्यय, भाव द्योतक प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय ये तो दो प्रकार होते हैं। और क्रिया द्योतक प्रत्यय और भाव द्योतक प्रत्यय ये इन प्रत्ययों को लगाने से बनते हैं। जब उनको लगाया जाता है तब बनते हैं। ठीक, तो धातु या क्रिया के अंत में जोड़ा जाता है जो प्रत्यय उसे कहते हैं कृत प्रत्यय। आगे बढ़िए। ब उपसर्ग किसमें है? अब देखिए, यह सब पहचानने के लिए पहले आप शब्दों को पढ़ा करें। अब मूल शब्द पे जाया करें कि मूल शब्द क्या हो सकता है, तब उसमें क्या जुड़ा है यहाँ। ठीक, यह जानना जरूरी होता है कि मूल शब्द क्या है, कौन से हैं। अब मूल शब्द अगर आप जानेंगे तभी आप यह जान पाएंगे कि कौन सा उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जैसे बदनाम, अब नाम मूल शब्द है तो निश्चित है बद उपसर्ग लगा है। ठीक, बद हजमी, हजमी मूल शब्द है तो
बद लगा हुआ है, लेकिन बदौलत में अगर हम देखें तो दौलत मूल शब्द बनेगा, ब इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। बस इन्हीं चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि उतना अनुभव आपको है। अब बदबू में चलें तो बू, बू का मतलब गंध होता है, ठीक। अब बदबू यानी बुरा गंध, इसे हम दुर्गंध कहते हैं, ठीक। आगे बढ़िए। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? अब दुकाल में दरअसल दू उपसर्ग है, दू, और यह दू उपसर्ग जो है वह हिंदी का उपसर्ग है। उर्दू, फारसी, अरबी, इन सब का उपसर्ग यह नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न, 19 में कैसा उपसर्ग है? तो देखिए, अब यहां मजेदार बात बता रहे हैं। अगर हम उत पर विचार करें तो उत और नीस अगर हम संधि कर दें, आप ध्यान देंगे, उत और नीस अगर हम संधि कर दें तो त का न के कारण जो सामने न आया है, व्यंजन संधि का नियम है कि त जो है अपना अंतिम वर्ण बन जाता है, ठीक। तो त का अंतिम वर्ण न है। अब यहां आप देखेंगे यह भी 19 ही बनेगा, यह भी 19 ही बनेगा, लेकिन यहां यह सही नहीं है। केवल संधि के आधार पर आप करना चाहेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि यहां उत उपसर्ग न होकर के उन उपसर्ग है, यह उपसर्ग नहीं, गलत है, ठीक। अब उन, उन उपसर्ग का उन जहां लगता है उसका मतलब होता है एक कम, तो 19 का अर्थ होता है एक कम 20, ठीक। तो यहां संधि से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो यह उन उपसर्ग सही है। बाकी उन यहाँ न हलंत नहीं है, इसलिए गलत है, और उत पर भी हलंत नहीं है, यह भी सही, यह तो है ही नहीं, प्रत्यय में तो ये लोग ये आएंगे ही नहीं, ठीक। उपसर्ग में ये उपसर्ग है ही नहीं, हलंत नहीं है यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़ेंगे। बद उपसर्ग किस भाषा का है? ठीक। अब ये तो आपको अभ्यास से जानना होगा, वैसे पढ़ाया हूँ विधिवत, अगर उनको पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। और फिर अगर आप हिंदी का जानते हैं, संस्कृत का, तो ये कर सकते हैं। अंग्रेजी वाली, अंग्रेजी के शब्द तो पकड़ में आ जाते हैं। अब यह बद उपसर्ग उर्दू फारसी का है, जैसे आपका देखते हैं बदतमीज, बद चरित्र, ठीक है, बदबू, तो यह उर्दू अरबी फारसी का शब्द है। आगे बढ़ेंगे। असुरक्षित में उपसर्ग है। अब मूल शब्द इसमें क्या हो सकता है? मूल शब्द है सुरक्षित, तो उसमें अ जुड़ा हुआ है, इसलिए सही है। सु नहीं, यहां अब देखिए थोड़ा सावधान हो जाइए, सुरक्षित है तो रक्षित शब्द, यह गलत हो गया। रक्षित शब्द मूल है, अब उसमें पहले सु लग गया है, सुरक्षित, फिर एक उपसर्ग और लग गया है असुरक्षित, उसका विलोम बनाने के लिए, ठीक। तो इसमें सही विकल्प सी होगा। यह सु भी नहीं, असु भी नहीं, असु कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए इसे नहीं माना जाएगा। वैसे रक्षित में असु जोड़ दें तो असुरक्षित हो ही जाएगा वो, लेकिन असु कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक। इसलिए विकल्प सी सही है। 11वां, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? अब देखिए यही है कि आप पढ़ने से जो भागते हैं, और मैं बार बार कहता हूं, चीजों को एक बार अगर आप समझ लीजिए तो सारी समस्या खत्म, क्योंकि प्रश्न तो कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये मजबूरी होती है पेपर सेटर की कि ये छोटे छोटे प्रश्न, सरल प्रश्न तो कई बार पूछे जा चुके हैं, तो कुछ न कुछ विशेष कर दिया जाता है। अब देखिए, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? अब आप आहट लगा के जरा समझिए, घबराहट, ध्यान देना। आवट है जैसे दिखावट, ठीक। लिखावट, आस है निकास। लेकिन आप देखेंगे जब ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ये घबराहट शब्द जो है ये संज्ञा है, लिखावट शब्द संज्ञा है, निकास शब्द संज्ञा है, लेकिन कैसी संज्ञा है? ये नाम की तरह तो दिख रहे हैं, और जब आपको संज्ञा पहचानना हो तो आप संज्ञा हो या विशेषण हो, आप उसका वाक्य प्रयोग कर लिया करें।
अगर आपको लगता है कि उसकी जगह किसी व्यक्ति का नाम रख दें तब भी उसी तरह के वाक्य बनाए जाते हैं, तो आप जान लीजिए कि यह संज्ञा है। जैसे घबराहट भाग गई, ठीक, लड़की भाग गई, भैंस भाग गई। अब भैंस, लड़की, अब ये सब क्या है? संज्ञा है। तो निश्चित है घबराहट संज्ञा की जगह है, ठीक। ऐसे आवट है, लिखावट बहुत अच्छी है, ठीक, वह बहुत अब वह तो सर्वनाम हो जाएगा। तो सर्वनाम तो वही होता है जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त किया जाता है, ठीक। तो वह बहुत अच्छी है, तो वह की जगह आप कोई नाम ले लीजिए, ठीक। गीता बहुत अच्छी है, यह संज्ञा हो गया। ऐसे आस, निकास, निकास अच्छा नहीं है, राम अच्छा नहीं है, मोहन अच्छा नहीं, ये सब संज्ञा है। अगर आप संज्ञा समझ गए तब आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए कि ये कैसी संज्ञा है। क्या इसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, या केवल भाव है या विचार है? तो आपको पता चलेगा कि घबराहट तो एक भाव है, केवल लिखावट एक भाव है, ठीक। तो ऐसे केस में यह भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। औपचारिक शब्द में प्रत्यय है। अब देखिए, पहले समझना चाहिए कि ये शब्द बनते कैसे हैं। जब मैं आपको हिंदी में कई जगह व्याकरण पढ़ाते समय बार बार टोका हूं कि इस पर आप ध्यान दीजिए। इक प्रत्यय पढ़ा रहा था तो वहां कहा था कि इसे जरा गौर से आप देख लीजिए। असल यहाँ अ उपसर्ग नहीं है, इक नहीं है, क नहीं है। इक है, क्यों है, इसको मैं विधिवत बताता हूँ। असल औपचारिक शब्द जो है वह उपचार, उपचार में यक प्रत्यय जोड़ने से बना है। इक जब जुड़ता है तो औपचारिक बनता है। और यह मैं बता चुका हूं आपको, वीडियो जो दिया था उसमें पढ़ाया था कि जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो पहला वाला जो वर्ण होता है उसके मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो ऊ पहला, यहां देखिए शुरू वाला, तो ऊ में की मात्रा में वृद्धि होकर के अ हो जाता है, और फिर इक जुड़ जाता है तो यह बन जाता है औपचारिक, ठीक, औपचारिक। इसी तरह से धर्म में इक जोड़िए तो ध शुरू का अच्छा वर्ण है तो उसमें उसकी मात्रा में वृद्धि होकर आ हो जाता है, धार्मिक। अर्थ में जोड़िए इक, आर्थिक, अ में वृद्धि हो गया, ठीक। विज्ञान में जोड़िए इक, वैज्ञानिक, वी का के स्थान पे आय की मात्रा हो जाती है, वैज्ञानिक, ठीक। तो इसमें विकल्प सी सही है। आगे बढ़िए। अलमारी किस भाषा का शब्द है? अब अलमारी किस भाषा का शब्द है, तो ये देखिए आपको समझना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। कुछ मूल मूल शब्दों को कम से कम आप जानिए। वैसे विदेशी शब्द तो बहुत ज्यादा हैं, ठीक, उनमें खिचड़ी पक जाती है। कुछ कुछ शब्दों को आप जानिए। तो अलमारी शब्द जो है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक। जैसे अलमारी हुआ, अल्पिन हुआ, ये गमला हुआ, ये जो आप यहाँ ऐसे इस तरह के साधनों का प्रयोग करते हैं घरों में, अक्सर ये पुर्तगाली शब्द है, ठीक। तो हाँ, आगे बढ़ेंगे। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? अब दरअसल दुरात्मा, आत्मा में दुर जुड़ा हुआ है, ठीक। और वह दुर जो होगा उसमें हलंत होना चाहिए। अब यह दूर का हलंत, यह र का हलंत जो होगा, और यह आ जुड़ करके इस र को पूरा बना करके बना देगा दुरात्मा, ऐसे, ठीक। आप कहीं दुर न बना दीजिए, ये दुर में हलंत नहीं है, ठीक। तो दुर में आ अगर आप जोड़ेंगे दुरात्मा में तब भी दुरात्मा ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूर कोई उपसर्ग नहीं है, रवे हलंत होना चाहिए, ठीक। और ये दूर का उपसर्ग ही नहीं है, दूरा कोई उपसर्ग नहीं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। धार्मिक शब्द खंड है। अब धार्मिक शब्द के खंड कौन से होंगे? तो अभी हम पीछे ही आपको एक प्रत्यय से जुड़ा शब्द बताए कि धार्मिक शब्द वास्तव में धर्म में एक प्रत्यय जब जुड़ता है तो, अब जैसे धर्म में एक प्रत्यय जब जुड़ेगा तो ध की मात्रा में एक वृद्धि होकर के धा हो जाता है, और इक जुड़ करके धार्मिक बन जाता है, ठीक। तो यह पहला विकल्प सही। और धार्म धन इक
ठीक, यह गलत है। धार्मी धन का गलत, धार धर्मिक गलत। ठीक, आगे बढ़िए। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार, अब देखिए, अब इसमें सम उपसर्ग है, समधनकार। ठीक, वो बाकी आ जाता है उसमें, इस तरह के अपवाद वाले शब्द ही होते हैं। तो ये सन जो है, ठीक, सन कोई उपसर्ग है ही नहीं। आप यह ना सोचे कि संस्कार का राम इसलिए न है, नहीं। यह सम जो है, यह यहाँ आ जाता है अनुस्वार बन करके पहले वाले वर्ण पर, अपने से जो पहले वर्ण होता है उस पर अनुस्वार बन जाएगा और यह बन जाएगा संस्कार। दरअसल यह सम उपसर्ग में जब क्री धातु जुड़ता है तो यह बनता है। ठीक, सम्स गलत है, सम्स भी गलत है, विकल्प ए सही है। सन कोई उपसर्ग है ही नहीं। ठीक, रेलगाड़ी शब्द है। अब ये तद्भव है कि विदेशी है कि देशज है कि संकर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि रेलगाड़ी, अब रेल देखा है आपने तो कहा हाँ ये अरे तो विदेशी हो सकता है, नहीं। यहाँ दरअसल रेल विदेशी शब्द है, अंग्रेजी शब्द, और गाड़ी जो है वह देशी शब्द हो गया। और जब दो विभिन्न भाषाओं के शब्द मिले तो उसे संकर शब्द कहते हैं। संकर का मतलब ये होता है मिश्रण, मिला हुआ मिश्रण। तो दो भाषाओं का जब भी मिश्रण आप देखिए तुरंत समझ लीजिए कि यह संकर शब्द है। ठीक, और अगर एक ही भाषा के शब्द मिले हुए हैं तब वे यौगिक शब्द बनेंगे और उसमें भी योग रूढ़ भी बन सकता है। ठीक, यहाँ संकर शब्द सही है। आगे योग ऋण शब्द है। अब योग ऋण शब्द क्या होता है? योग ऋण शब्द दो शब्दों से मिलकर के बनता है। ठीक, लेकिन अगर उसका अर्थ निकाला जाए तो कई निकल सकते हैं। फिर लेकिन उसका अर्थ एक निश्चित कर दिया जाता है। जैसे पंकज, अब पंकज का मतलब होता है पंक यानी कीचड़ में जो जन्म ले। चलिए ये कम समझ में आएगा, जलज ले लेते हैं तो जलज, जल में जो जन्म ले वह जलज है। अब जल में तो बहुत कुछ जन्म लेता है, लेकिन यह कमल के लिए निश्चित कर दिया गया। मतलब अर्थ तो कई हो सकते हैं लेकिन एक के लिए अर्थ निश्चित कर दिया जाए कि इसकी पर्यायवाची केवल कमल मानी जाती है। तो यह योग तो यौगिक तो है लेकिन ऋण हो गया है। ठीक, तो यह योग ऋण शब्द कहा जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें समझिए क्या है। अब योद्धा, दशानन राक्षस सूर। अब इसमें ये दशानन शब्द जो है, अब ध्यान दीजिए, 10 है आनंद जिसके, तो 10 मुख तो किसी को भी मतलब कल्पना की जा सकती है, लेकिन यह फिक्स कर दिया गया है किसके लिए? रावण के लिए। 10 आनन, इसलिए यह योग ऋण शब्द हुआ। ठीक, आगे बढ़िए। यह देखिए क्रम थोड़ा गलत हो गया है, 19 की जगह 20वां लिख दिया गया है। तो यहाँ 19वां। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक, आगे बढ़िए। यह रिपोर्ट शब्द से बना हुआ है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस भी यह भी फ्रांसीसी भाषा का ही शब्द है। आगे बढ़िए। आल्पीन और गमला किस भाषा का शब्द है? यह पुर्तगाली है, अभी हमने बताते समय आपको समझा दिया था। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? देखिए घुड़सवार में घोड़ा अलग और सवार अलग जुड़ा हुआ है, तो घोड़ा और सवार जुड़ करके घुड़सवार बना हुआ है। दो शब्द जुड़े हैं। ठीक, अब ये दोनों देश शब्द हैं, ये अलग अलग भाषाओं के शब्द नहीं है, इसलिए संकर शब्द नहीं हो सकते। तब क्या होंगे? यौगिक शब्द होंगे। अब यौगिक में ही विचार करना है कि अगर कई अर्थ निकल सकता हो लेकिन एक के लिए उसकी पर्यायवाची फिक्स कर दी जाए, निश्चित कर दी जाए, तब वह योग ऋण हो जाएगा। लेकिन अगर यौगिक बना है और एक ही अर्थ ही होता है तब वह यौगिक शब्द होगा। यानी घुड़सवार जो है यह यौगिक शब्द है। ठीक, और यहाँ रूढ़ शब्द नहीं है, रूढ़ शब्द अकेला शब्द होता है। ठीक, उसका खंड नहीं होता, खंड होगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है खंडों का, और निरर्थक शब्द भी यह नहीं हो सकता। घुड़सवार निरर्थक शब्द नहीं है। ठीक, इसलिए विकल्प सी सही है। आगे बढ़िए। अजायब घर है। अब अजायब घर क्या है? ये देसी शब्द है कि योगरूण शब्द है कि यौगिक शब्द है कि संकर शब्द? अब ये अजायब विदेशी भाषा है और घर देसी भाषा, इसलिए यह
संकर शब्द बनेगा। घर जो है वह गृह से बिगड़ा हुआ रूप है, तो तद्भव आएगा। ठीक, तो दो भाषाएं हुई, एक हिंदी की और एक विदेशी अजायब शब्द, तो मिलकर के संकर भाषा बनेगा, संकर शब्द बनेगा। ठीक, आगे बढ़िए। प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अब इसमें किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अब बोली, अब बोलना में ई प्रत्यय लगा हुआ है, बोली बना हुआ है। भाषा, भाष, संस्कृत का भाष धातु होता है, उसमें आ लगा, भाषा। पिपासा, ठीक, इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है। अंकुर, यह दरअसल पिपासा जो है संस्कृत के पी धातु से बना है, पिब या पा धातु या पिब धातु, ठीक, पीना जिसका अर्थ होता है, तो वह भी उसमें भी प्रत्यय है। अब अंकुर में प्रत्यय नहीं है। ठीक, आगे बढ़िए। 25वां, अविकारी शब्द क्या होता है। यह विधिवत आपको वीडियो में पढ़ाया हूं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिन पर वाक्य के जो कर्ता का जो है, कर्ता ही समझ लीजिए आप कि वो उसका पुरुष, वचन, लिंग, इन सब का आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे ज्यों का त्यों बने रहते हैं, चाहे आप कर्ता बहुवचन में कर दीजिए, चाहे कर्ता का लिंग बदल दीजिए, समझ में आई बात, तो वे अविकारी शब्द कहे जाएंगे। जैसे राम वहां जा रहा है, सीता वहां जा रही है, वहां नहीं बदलेगा कभी। वह कब आएगा, राम कब आएगा, वे कब आएंगे, सीता कब आएगी, कब नहीं बदलेगा, तो ये अविकारी शब्द कहे जाते हैं। तो और अविकारी शब्दों को कहा जाता है अव्यय, जिनका कभी व्यय नहीं होता। ठीक, आशा है आप को कुछ मिला होगा, अच्छा समझे होंगे। आपको अगर हमसे कुछ मिल रहा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे। हिंदी की विधिवत जानकारी आपको देने का मैं प्रयास करता हूं और उन वीडियोस को आप देख करके आप अच्छी जानकारी ले सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।